वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक पेपर है, मॉडल पेपर, जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड के द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर वो मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है तो 2021 में आपके एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का रहेगा, उस पेपर को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप एक जो मॉडल है राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल पेपर, वो आप देख सकते हैं। आज का जो मॉडल पेपर है वो मैंने बनाया है आपके लिए। उसमें 2021 में आपके जो एग्जाम होगा तो उसमें इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क्स के होंगे, 1 नंबर के होंगे। कुल अंक कितने होंगे आपके? 20 के। अब देखिए, इसमें जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है। और 10 क्वेश्चन जो हैं वो 1 लाइन, ठीक है, एक लाइन में उत्तर आपको देना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 20 मार्क्स के। ये आपका ए सेक्शन हो गया। उसके बाद में बी सेक्शन में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 8 क्वेश्चंस आएंगे। फिर सी सेक्शन है, उसमें आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे और चारों क्वेश्चंस जो है वो 4-4 नंबर के होंगे। उसके बाद में जो डी सेक्शन है उसमें आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो आपके अथवा में होंगे, और में होंगे। वो आपके 2 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा, ठीक है, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और जो आपका खंड ई है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो निबंधात्मक क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस आएंगे और तीनों क्वेश्चंस में आपके अथवा में होगा। 3 चॉइस दे रखी होगी, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है केवल, और टोटल 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे करने होंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का होगा। तो तीनों क्वेश्चन मिला के कितने हो गए? 18, ठीक है, 18 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। तो कुल जो आपका पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। अब देखिए, जो मॉडल पेपर मैंने बनाया है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन, ठीक है, जिसमें हम वेल्थ की स्टडी करते हैं, ये किसने बताया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, एडम स्मिथ। ये आपका यहाँ पे सैमुअल्सन है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। ये किसने बताया था? जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, एडम स्मिथ। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1776 में, ठीक है। बुक का क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक के प्रकाशन के साथ ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ हैं, उनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। और उन्होंने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है वो धन से संबंधित दी है। नेक्स्ट देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या नहीं है, ठीक है, कौन सी इनमें से इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? तो देखिए, मुख्य रूप से 3 आर्थिक समस्या है, केंद्रीय समस्या है। उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, और उत्पादन किसके लिए किया जाए, उसका वितरण कैसे किया जाए, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। उत्पादन क्यों किया जाए, ये आर्थिक समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा, एक सरल रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, ठीक है। सरल रेखी मांग वक्र आपका ये है, और इसके मध्य बिंदु पर अगर हम देखें तो जो मांग की लोच है वो क्या होती है? इकाई के बराबर होती है। ई इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इसको हम यूनिटरी इलास्टिक कह सकते हैं, इकाई लोचदार कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है, ठीक है। यू शेप कर्व जो है, इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो देखिए, यू शेप का मतलब कि जो लागत है पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो औसत लागत, सीमांत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, इन तीनों वक्रों का जो शेप है, आकार है, वो कैसा होता है?
है यू आकार का होता है। औसत स्थिर लागत वक्र जो होता है वो यू आकार का नहीं होता है, ठीक है। औसत स्थिर लागत वक्र जो होता है वो हमेशा नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, यू आकार का नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है अपूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? तो अपूर्ण प्रतियोगिता जो शब्द है उसका यूज किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, उसका यूज किसने किया था? प्रोफेसर चेम्बरलिन ने। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी कैपिटल गुड का एग्जाम्पल नहीं है? तो पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, उत्पादन प्रक्रिया में जिनको लंबे समय तक बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, टिकाऊ वस्तु होती हैं, जिनको हम अधिक समय तक, लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी बिल्डिंग, बिजली बनाने के जो संयंत्र हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो गया, मशीनें हैं, ये कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है। जो रॉ मटेरियल हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं है, पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो रिजर्व बैंक है उसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट देखिए, ऐसा निवेश जो आय, ब्याज दर और लाभ में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ऐसे निवेश को हम क्या कहते हैं? स्वायत्त निवेश कहते हैं, ठीक है। जो आय से प्रभावित नहीं होता है, राष्ट्रीय आय बढ़े या कम हो जाए, ठीक है, आय के स्तर से जो निवेश प्रभावित नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, स्वायत्त निवेश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्वायत्त निवेश। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सरकार की राजस्व प्राप्ति का स्रोत नहीं है? ठीक है, राजस्व प्राप्ति का इनमें से स्रोत कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो सरकार को करों से जो आय प्राप्त होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से राजस्व प्राप्ति है। जो सार्वजनिक उपक्रम है उनसे जो लाभ मिलता है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है। उसके बाद में सरकार जनता से जो ऋण लेती हैं, ठीक है, जो ऋण है वो आपके राजस्व प्राप्ति में नहीं आएगा, ठीक है। निवल घरेलू ऋण जो ये किस में आएगा? पूंजीगत प्राप्ति में, कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है। और सरकारी ऋणों पर जो ब्याज मिलता है वो भी एक तरह से राजस्व प्राप्ति में ही आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कौन सी वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है? ठीक है, मांग वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, क्या मतलब क्या हो गया? कि मांग वक्र का जो ढाल है वो धनात्मक होता है, जबकि मांग का नियम क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड, कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। तो गिफिन वस्तुएं जो हैं, ठीक है, मांग के नियम के अपवाद हैं, और गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र कैसा होता है? धनात्मक ढाल का होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। तो देखिए, ये जो 10 क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद में 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो उसमें आपको 1 मार्क्स के, ठीक है, ये भी हैं, लेकिन इनका आंसर आपको एक लाइन के आसपास जैसे देने होते हैं। तो मुद्रा के कोई 2 प्राथमिक कार्य बताइए, ठीक है, 2 प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो मुद्रा क्या करती हैं? विनिमय का माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तो ये दोनों कौन से कार्य कहलाएंगे? प्राथमिक कार्य कहलाएंगे। फिर आपका है पूर्ति का नियम, क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई। तो पूर्ति का नियम वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच में धनात्मक संबंध को बताता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, तो वस्तु की पूर्ति भी क्या होती है? बढ़ती है। और कीमत में कमी होने के साथ साथ में वस्तु की पूर्ति भी क्या हो जाती है? कम। तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन, वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध को दर्शाता है पूर्ति का नियम। नेक्स्ट आपका है, किन्हीं 2 अंतिम वस्तुओं के उदाहरण दीजिए, ठीक है, फाइनल गुड्स, जो अंतिम रूप से अंतिम प्रयोगकर्ताओं के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। जैसे किसान के द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया है, ये अंतिम वस्तुएं हैं। घरों के द्वारा
अगर दूध का प्रयोग किया गया है, ब्रेड का प्रयोग किया गया है, खाद्यान्न का प्रयोग किया गया है, ये क्या है, फाइनल गुड्स होती हैं, अंतिम वस्तु होती हैं। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली की दो कठिनाइयां बताइए, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के रूप में वस्तुओं का लेन देन होता है। इसके लिए क्या जरूरी है, लोगों की जो आवश्यकता है वो एक दूसरे से मिलनी चाहिए, ठीक है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। और भविष्य में अगर भुगतान करना चाहते हैं तो उसमें ये कठिनाई आती हैं, मूल्य को मापने में कठिनाई आती हैं। ये सारी कठिनाई आपको केवल दो कठिनाई लिखनी है शॉर्ट में, ठीक है, एक लाइन में। नेक्स्ट आपका है प्रेरित निवेश किसे कहते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो निवेश आय, ब्याज की दर या लाभ से प्रभावित होता है। आय बढ़ने के साथ साथ में जो निवेश बढ़ता है या जो लाभ की संभावना है बढ़ती है, तो जो निवेश बढ़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित निवेश। और प्रेरित निवेश का जो वक्र होता है वो कैसा होता है, ऊपर की ओर धनात्मक ढाल का होता है। नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक घाटे का सूत्र लिखिए, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो प्राथमिक घाटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो राजकोषीय घाटा है फिस्कल डेफिसिट, उसमें से हम माइनस कर देते हैं ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है लेखानुदान क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। लेखानुदान देखिए, जो सार्वजनिक बजट है उससे संबंधित दो कंसेप्ट हैं, एक तो होता है आपका पूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट जिसको हम कहते हैं। पूरक बजट में क्या होता है कि जब देखिए जो बजट क्या होती है वो होती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। अब देखिए बजट जो होता है वो 1 साल के लिए होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के लिए। लेकिन ये साल पूरा होने से पहले अगर सरकार का जो बजट है वो खत्म हो जाता है, माना कि बजट जैसे 2 मार्च को खत्म हो गया, अब 2 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो समय है उसको खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को जो धन की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, संसद में एक बजट पेश करती है जिसको हम क्या कहते हैं, पूरक बजट। मतलब समय से पहले अगर सरकार का बजट खत्म हो जाता है तो जो बाकी बचा हुआ समय है उसके लिए सरकार को जो धन की आवश्यकता होती है उसके लिए जो बजट पेश किया जाएगा उसको हम कहते हैं पूरक बजट। और वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, लेखानुदान क्या होता है कि देखिए जब सरकार को लगता है कि उसका जो कार्यकाल है वो पूरे साल भर नहीं रहेगा, माना कि 2-3 महीनों के बाद में चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, अपने जो 2-3 महीने हैं उनके खर्चों को पूरा करने के लिए जो बजट पेश करेगी उसको हम क्या कहते हैं, लेखानुदान, ठीक है। माना कि जैसे अगर हम मान लें कि जैसे मई में अगर चुनाव है, ठीक है, जबकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च को, तो अप्रैल का महीना है और मई में माना कि 15 मई को अगर चुनाव है तो अप्रैल तो पूरा महीना हो गया और मई में हो गए जैसे 15-20 दिन जो भी होते हैं, जब तक रिजल्ट आता है तब तक का जो समय है 1.5-2 महीनों का। तो इन 1.5-2 महीनों में सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए जो बजट पेश किया जाएगा संसद में उसको हम क्या कहते हैं, लेखानुदान। नेक्स्ट हमारा है 9, औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, ठीक है, एपीसी। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y। जो उपभोग है उसमें हम आय का भाग दे देंगे, ठीक है, कंजप्शन अपॉन इनकम, क्या आ जाएगा, एपीसी। और अगर यहाँ पे एमपीसी पूछा जाता तो क्या हो जाता, डेल्टा C/डेल्टा Y। कंजप्शन में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय इनकम में कितना चेंज हुआ, उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में परिवर्तन। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम और क्या कहते हैं, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरम कह सकते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पूरक वस्तुओं के दो उदाहरण दीजिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जिन वस्तुओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं। जैसे आपका हो गया कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार और पेट्रोल क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। पेन और शाही, ठीक है, पेन और इंक एक तरह से क्या हो गई हैं, सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई, पूरक वस्तु हो गई है।
नेक्स्ट देखिए जो सेक्शन बी है जिसमें दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के, उसमें सबसे अर्थशास्त्र के बीच में कोई दो अंतर बताना है। व्यष्टि में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट का, और समष्टि मैक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में, एज ए होल इकोनॉमी की स्टडी हम करते हैं। फिर व्यष्टि को हम क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो को क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ आउटपुट या थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, जिसमें किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है, और मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार। ठीक है, जो सेलर्स हैं बायर से वो कितने होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और फर्म का जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। नेक्स्ट देखिए 14th, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र बनाइए। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है उसमें फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, मोर इलास्टिक होता है इस तरीके से, या इसको हम AR कर्व भी कह सकते हैं, और ये होता है आपका MR कर्व। तो डिमांड कर्व कौन सा होता है, AR कर्व। ठीक है, AR कर्व कैसा होता है, मोर इलास्टिक होता है, E इज ग्रेटर देन 1 हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, जो नेशनल इनकम है उसको मेजर करने के लिए 3 मेथड हैं, उसमें इनकम मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आय विधि में एक तो होता है आपका जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनका पारिश्रमिक आ जाता है, फिर आ जाता है आपका प्रचालन अधिशेष, और तीसरा आ जाता है मिश्रित आय, और चौथा अगर हम जोड़ना चाहें तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, फर्स्ट आपका कौन सा हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, सेकंड आपका हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, तीसरा हो गया आपका मिक्स्ड इनकम, और फोर्थ हो गया NFIA। ठीक है, फॉरेन से कितनी इनकम मिली है। तो ये 4 है केवल कंपोनेंट के आपको नाम लिखने हैं। अगला देखिए स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर बताइए। ठीक है, स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है, तो स्टॉक क्या होता है, जिस मात्रा को क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पर हम माप सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टॉक। जैसे आपका बैंक अकाउंट है उसमें आज की तारीख को कितना पैसा जमा है, ये एक तरह से क्या है आपका स्टॉक कहलाएगा। जबकि प्रवाह क्या होता है, फ्लो क्या होता है, जिसको हम समयावधि में मापते हैं। जैसे आप लोग अगर कमाई करोगे, जॉब करोगे, तो आपकी जो सैलरी होगी, इनकम होगी, वो क्या होगी, मंथली हो सकती है, हर महीने मिलेगी, या पर डे हो सकती है, प्रतिदिन हो सकती है। तो जिस क्वांटिटी को, जिस मात्रा को हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में मापते हैं, समयावधि में मापते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, प्रवाह कहा जाएगा। तो प्रवाह, फ्लो का एग्जांपल क्या हो गया आपका, आय हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, निवेश हो गया। जबकि स्टॉक के जो एग्जांपल है वो आपको क्या हो गया, बैंक जमा हो गई। जैसे बैंक जमा पर जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलेगा, वो क्या है आपका प्रवाह है। नेक्स्ट है आपके जीवन में मुद्रा का क्या महत्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। ठीक है, मुद्रा का क्या महत्व होता है, मुद्रा को हम कहाँ प्रयोग करते हैं, विनिमय के माध्यम के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्थिक जीवन की इसको धुरी माना जाता है। फिर नेक्स्ट आपका है जेंडर बजटिंग क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। जेंडर बजटिंग में क्या होता है, जब जेंडर विशेष के लिए कोई बजट जारी किया जाए, जैसे भारत में अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो बजट पेश किया जाता है महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई अलग से अगर सरकार बजट जारी करती है, तो जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से अगर कोई बजट जारी किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर बजटिंग। नेक्स्ट आपका है घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब बजट बनाया जाता है तो बजट में दो चीजें होती हैं, एक तो सरकार की रिसिप्ट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राप्तियां, और दूसरा होता है सरकार का एक्सपेंडिचर, व्यय। ठीक है, अब देखिए एक साल में सरकार को कितना पैसा मिलेगा, रिसिप्ट्स कितनी होगी, प्राप्तियां कितनी होगी, और सरकार खर्चा कितना करेगी, एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो घाटे के बजट में क्या होता है, सरकार की जो रिसिप्ट्स है, प्राप्तियां हैं, उसकी तुलना में एक्सपेंडिचर जो व्यय है वो एक तरह से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब सार्वजनिक व्यय,
सार्वजनिक प्राप्तियों से अधिक होता है, या जब सार्वजनिक प्राप्तियां कम होती हैं सार्वजनिक व्यय से, तो उसको क्या कहा जाएगा, घाटे का बजट। और भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, बजट जो बनाया जाता है, वो एक तरह से क्या है, घाटे के बजट है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है सेक्शन सी, जिसमें आपको 4-4 नंबर के क्वेश्चन से वो पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपकी चॉइस में होगा, ठीक है, अथवा में होगा, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। तो 20वां क्वेश्चन अगर हम देखें, मांग के नियम के कोई 4 अपवाद बताइए, ठीक है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग के नियम का जो प्रमुख अपवाद है वो कौन सा है, गिफिन पैराडो, गिफिन गुड्स है, गिफिन वस्तु हो गया आपका, प्रतिष्ठित वस्तु हो गई हैं। फिर उसके बाद में आपकी जो नेसेसरी गुड्स हैं, आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, वो हो गई हैं, ठीक है, कोई से भी आपको यहाँ पे 4 लिखने हैं। फिर नेक्स्ट आपका है मांग की लोच के 4 निर्धारक घटक बताइए, ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके कौन कौन से 4 घटक हैं। तो जैसे हो गया आपका नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है, लोग उस पर अपनी इनकम का कितना भाग खर्च करेंगे, आय का कितना भाग खर्च किया जाएगा, वस्तु की कीमत का स्तर क्या है। तो कोई से भी आपको 4 घटक जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट देखिए, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कोई 4 घटक, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, किसी वस्तु की सप्लाई पूर्ति ज्यादा होगी या कम होगी, उससे कौन कौन से घटक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी प्रभावित करती हैं। दूसरा, उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमत प्रभावित करती हैं। उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इनपुट्स हैं उनकी प्राइस। फिर उसके बाद में उत्पादन की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी हैं, वो प्रभावित करती हैं। तो कोई से भी आपको यहाँ पे 4 तत्व जो प्रभावित करते हैं, सरकार की नीतियां हो गई, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हो गई है, सब्सिडी अनुदान हो गई है, तो कोई से भी आपको यहाँ पे 4 घटक हैं वो लिखने हैं। देखिए अथवा में जो है, निम्न तालिका में कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत ज्ञात कीजिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, ये हमको निकालनी है। तो हमारे पास जो टेबल बनी हुई है, अब देखिए जब उत्पादन की मात्रा 0 है उस समय टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 18। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन बढ़े या कम हो जाए, उत्पादन बढ़े या घटे, हमेशा वो फिक्स्ड रहती हैं, स्थिर रहती हैं। तो जो आपकी टीएफसी है वो कितनी होगी, सब जगह 18 होगी, ठीक है, 18। तो टीएफसी आ गई आपकी सब जगह 18। अब टीवीसी निकालनी है, तो टीवीसी आप कैसे निकाल सकते हो, जो टोटल कॉस्ट है उसमें से टीएफसी को माइनस कर देंगे, और टीएफसी कितनी है, 18। तो सब जगह हम क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए कितना है, 32 है। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालनी है, जब उत्पादन की मात्रा कितनी है, 1, उस समय कितना हो जाएगा, तो 65 में से 18 को माइनस कर देंगे। 65 में से 18 को माइनस करने पे जो भी आएगा वो यहाँ पे टीवीसी हो जाएगी। उसके बाद में 80 में से 18 को माइनस करोगे, ठीक है। 80 में से आपने क्या किया, 18 को माइनस किया, तो आ जाएगा आपके पास में 62। तो 62 का आ जाएगा यहाँ पे। फिर उत्पादन की तीसरी इकाई पे निकालना है, तो 102 में से 18 को माइनस कर दोगे, 102 में से 18 को हम माइनस कर देंगे, तो फिर यहाँ पे आपकी टीवीसी आ जाएगी। और फोर्थ यूनिट पे निकालना है, तो 130 में से 18 को माइनस कर देंगे, 112, 112 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में अगर कोई मिस्टेक हो गई है फिर भी आप देख लीजिएगा, तरीका मैंने आपको समझा दिया है। कि टीएफसी क्या होगी, सब जगह 18 होगी, और टीसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, टीएफसी को माइनस कर देना है। मतलब ये जो टीसी आपकी हैं इन सब में से 18 को माइनस कर दिए गए, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, कुल परिवर्तनशील लागत आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है, ये आपका कितना है, 32 है, ठीक है, 42 नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार व्यापारिक बैंकों के किन्हीं 4 कार्यों को समझाइए, ठीक है। जो कॉमर्शियल बैंक है उनके क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, कोई से भी 4 फंक्शन आपको समझाने हैं। जैसे कि वो लोगों की जमा स्वीकार करते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, फिर ऋण देने का काम करते हैं, जो सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाएं हैं, ठीक है, एजेंट का काम करते हैं, लोगों को एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके की कोई से भी आपको 4 कार्य है वो यहाँ पे लिखने हैं।
फिर नेक्स्ट है, आपके अनुसार केंद्रीय बैंक के किन्हीं 4 कार्यों को समझाइए। ठीक है, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन और 4 कार्य पूछे हुए हैं, तो इनको आपको शॉर्ट में समझाना होता है, थोड़ा थोड़ा समझाना है केवल। तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, नई मुद्रा का निर्गमन करता है, नई मुद्रा जारी करने का कार्य करता है। बैंकों का बैंक होता है, सरकार का बैंकर होता है, सरकार का सलाहकार होता है। जो मौद्रिक नीति होती है उसको जारी करने का जो कार्य है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करता है ये। नई जो करेंसी है उसको इशू करता है। गवर्नमेंट का एडवाइजर होता है। ठीक है, तो कोई से भी आपको 4 फंक्शन 4 कार्य जो है वो समझाने हैं। नेक्स्ट देखिए 23 क्या है, उपभोग फलन की अवधारणा को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, उपभोग फलन कंजप्शन फंक्शन। तो देखिए इसको आप सबसे पहले समीकरण लिख दीजिए। उपभोग फलन क्या होता है, आय और उपभोग के बीच में संबंध को बताता है। ठीक है, इनकम और कंजप्शन के बीच में जो रिलेशन है उसको कौन बताता है, उपभोग फलन। और इसको हम ऐसे ले सकते हैं C इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। और कंजप्शन का उपभोग का अगर आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ऐसा वक्र बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बना के और उपभोग फलन का जो कंसेप्ट उसको समझाना है। या फिर अथवा में स्वायत्त निवेश, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है, उसको रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट स्वायत्त निवेश क्या होता है, जो आय या ब्याज की दर या लाभ से प्रभावित नहीं होता है। और इसका डायग्राम किस बनेगा, कैसा बनेगा, इस ओ एक्स अक्ष के पैरेलल, ओ एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा। ठीक है, ये आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, स्वायत्त निवेश है। फिर है सेक्शन डी है, जिसमें 5-5 नंबर के आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी आपकी चॉइस होगी, अथवा में आएगा। फर्स्ट आपका है, बाजार से आप क्या समझते हैं, वस्तुओं के आधार पर बाजार के वर्गीकरण को समझाना है। और अथवा में आपका है, अल्पाधिकार ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, और ओलिगोपोली मार्केट की कोई भी आपको 4 फीचर्स विशेषताएं जो है वो लिखनी है। ठीक है, बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु के क्रेता क्रेता तो देखो सब में अधिक होते हैं, लेकिन विक्रेताओं की संख्या जो सेलर्स है वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, उनको हम कहेंगे ओलिगोपोली। और इसमें विशेषता अगर आपको लिखनी है तो परस्पर निर्भरता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है। ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। तो कोई सी भी आपको यहाँ पे 4 विशेषताएं जो है वो समझानी है। मांग वक्र जो होता है वो अनिश्चित होता है। और जो विज्ञापन व्यय है, विज्ञापन लागतें एक तरह से इसमें पाई जाती हैं। गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय गणना की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स हैं। आय विधि है, इनकम मेथड। दूसरा वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड, जिसको हिंदी में मूल्य संवर्धन विधि या उत्पादन विधि कहा जाता है। और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। अब राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि को संक्षेप में आपको समझाना है। तो इनकम मेथड में क्या होता है, पहले आपने एक क्वेश्चन किया था उसमें आया था, हम क्या करते हैं इसमें राष्ट्रीय गणना करने के लिए, जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद में प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस की गणना की जाएगी। फिर मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। और फिर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जिसको हम कहते हैं NFIA। और इन चारों कंपोनेंट को, चारों घटक को जोड़ के हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय मालूम करते हैं। फिर राष्ट्रीय आय मापने की एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। तो व्यय विधि में क्या होता है, एक साल में जितना भी खर्चा होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उपभोग व्यय, प्लस निवेश व्यय कितना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय कितना है, प्लस नेट एक्सपोर्ट X माइनस M। तो ये जो खर्चे होते हैं, इन सभी खर्चों को जोड़ के क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं व्यय विधि में। तो व्यय विधि में 4 घटक हो गए हैं। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट हो गए हैं। फिर सेक्शन ई जो है उसमें आपके लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस आएंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं। इसमें आपके 3 आएंगे चॉइस में। ठीक है, जिसमें से आपको एक करना है। मांग का नियम क्या है, ये आपको समझाना है। कीमत और मांग के बीच में जो संबंध उसको दर्शाता है। ठीक है, प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है उसको कौन बताता है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम की व्युत्पत्ति को सीमांत उपयोगिता और सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर हमको समझाना है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता और कीमत के संबंध के आधार पर समझाना है। और दूसरा सीमांत, जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, MUX इक्वल टू MUY, इन दोनों के आधार पर हमको मांग वक्र कैसे निकाला जाता है उसको हमको समझाना है। फिर नेक्स्ट आपका है वैयक्तिक मांग अनुसूची, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और मांग
बाजार मांग है यहाँ पे, ठीक है। बाजार मांग अनुसूची को एक काल्पनिक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है, तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आप इधर क्या ले लोगे, वस्तु की कीमत, और इधर हम ले लेंगे डिमांड। डिमांड के लिए आप दो व्यक्तियों को ले लीजिए, एक तो ए व्यक्ति हैं और एक बी व्यक्ति हैं। दोनों की डिमांड को आप जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड आ जाएगी, ठीक है। मार्केट डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। और यहाँ पे कोई भी आप नंबर मान के लिख लीजिए, 1 2 3, ये कीमत ले लिया आपने। कीमत अगर बढ़ रही तो मांग क्या होगी, कम। तो मांग यहाँ पे आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, घटता हुआ लिखना है, क्योंकि कीमत आपने बढ़ती हुई लिखी है तो मांग क्या होगी, घटेगी। जैसे आपने लिख दिया 10 8 6 2, कुछ भी आप लिख सकते हो घटता हुआ। बी की जो मांग है वो भी आप कुछ भी लिख लीजिए घटती हुई, जैसे हमने लिख दिया 20 15 10 5। और अब बाजार मांग जो होगी, मार्केट डिमांड, वो क्या होगी, ए और बी दोनों को जोड़ना होगा, ठीक है। 10 प्लस 20 करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। 15 प्लस 8 करोगे कितना आ जाएगा, 23। 10 प्लस 6 क्या, कितना आ गया, 16 आ गया, 7। तो इस तरीके से आपको टेबल बनाने के एक्सप्लेन करना है। और तीसरा आपका है, मांग की लोच मापने की कुल व्यय विधि को संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आपको ये बताना है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने पे वस्तु के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर, वो बढ़ता है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कीमत बढ़ने पर जो कुल व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो घट भी सकता है। और तीसरी स्थिति, कीमत बढ़े लेकिन कुल व्यय जो है वो क्या है, स्थिर। तो इन तीनों स्थितियों को आपको यहाँ पे समझाना है व्यय विधि में। फिर नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति वक्र में शिफ्ट को रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना है कि क्वांटिटी सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर। तो देखिए, पूर्ति मात्रा में जो परिवर्तन होगा वो तो एक ही पूर्ति वक्र पे होगा, जिसमें दो स्थिति होती है, पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है। और पूर्ति वक्र में जो शिफ्ट है उसमें क्या होता है, पूर्ति वक्र जो होता है वो राइटवर्ड, दाईं ओर भी खिसक सकता है और बाईं ओर भी खिसक सकता है, ठीक है। लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा आपका है डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो इससे डिमांड, आपका जो सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र है, वो क्या होगा, बदल जाएगा, किसमें, पूर्ति वक्र में, शिफ्ट में। और पूर्ति मात्रा में परिवर्तन में क्या होता है, एक ही पूर्ति वक्र पे परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधनों के वर्गीकरण को समझाइए, ठीक है। उत्पादन के जो साधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ठीक है। तो इनमें से आपको थोड़ी थोड़ी जो विशेषताएं वो सबकी लिखनी है। फिर नेक्स्ट है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के आधार पर उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप चाहें तो इसमें डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल प्रोडक्शन का कर्व होता है, ये आपका एवरेज प्रोडक्शन, और एक होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो बस ये जो भी आप 3 स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों में क्या क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। कि जो प्रथम अवस्था होती है उसमें क्या होता है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, सब क्या होते हैं, ये बढ़ते हैं। जो सेकंड अवस्था है उसमें क्या होता है, कुल उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन ये क्या होते हैं, घटते हैं। और तीसरी अवस्था जो है उसमें ये तीनों जो उत्पादन है, कुल उत्पादन भी घटेगा, औसत भी घटेगा और सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक हो जाता है। तो इन तीनों स्थितियों को, अवस्थाओं को आपको समझाना है। फिर देखिए अंतिम क्वेश्चन जो है वो है, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को एक तालिका के द्वारा स्पष्ट करना है, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से करते हैं उसकी प्रोसेस को आपको समझाना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के जो आंसर आपके जो 2021 में जो पेपर आएगा उन सारे चैप्टर के जो वीडियो हैं वो बने हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके 2021 में आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं पूरों को एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से जाके आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो साख सृजन की जो प्रक्रिया है उसको भी समझा रखा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की 3 मात्रात्मक उपायों को समझाना है, जिसमें आपका बैंक दर आ गया,
खुले बाजार की क्रिया आ गया, और तीसरा CRR SLR। ठीक है, फर्स्ट आपका कौन सा हो गया, बैंक रेट, सेकंड हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको हिंदी में खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है, और तीसरा CRR एंड SLR हिंदी में नकद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन आपको तैयार करना है, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों की तुलना के कोई भी आपको 6 बिंदु लिखने हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक तरह से लोगों के खाते नहीं खोलता है, जबकि लोग अपना खाता अकाउंट जो है कहाँ पे ओपन करा सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक में। जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक तरह से क्या करता है, साख जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति, उसको जारी करता है। कॉमर्शियल बैंक ऐसा नहीं करते हैं। कॉमर्शियल बैंकों का बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी दिशा निर्देश होते हैं, उनको कॉमर्शियल बैंकों को अपनाना पड़ता है। कॉमर्शियल बैंकों को लाइसेंस देने का जो कार्य वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। तो इनकी तुलना के कोई से भी आपको 6 पॉइंट जो है वो समझाने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम एक और बनाएंगे जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे, जो आपके आगामी 2021 में जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा मॉडल पेपर हम और बनाएंगे। ठीक है, अभी तक 2 मॉडल पेपर, एक तो जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको हमने सोल्व किया है, और दूसरा मॉडल पेपर आज हमने जो ये बनाया है, ये आप तैयार कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू।